जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसमें के है ना, फिर उसके कुछ सब्जेक्टिव देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो इसमें के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। पहला, कार्य को केवल दिशा होता है, केवल परिमाण होता है, ना तो दिशा और ना परिमाण होता है, और परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो आपको बता दें कि कार्य एक अदिश राशि है और अदिश राशि का केवल परिमाण होता है। इसका ख नंबर हो जाएगा। कह रहा है जूल मात्रक है। जूल मात्रक किसका होता है? तो जूल होता है किसका? आपका जूल किसका होता है? कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है ना, कार्य का भी होता है जूल और ऊर्जा का भी क्या होता है? जूल ही होता है। चलिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि अपने सिर पर 20 केजी का एक बक्सा उठाए हुए कोई कूली 36 प्लेटफॉर्म पर 40 मीटर चलता है, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए, पहला चीज कि कोई यहाँ जो कूली है प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, इधर सीधी रेखा में चल रहा है इस तरह से, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, इसके लंबवत लग रहा है। तो जब लंबवत लगता है ना, इधर ये विस्थापित हो रहा है ना, और ये गुरुत्व बल तो लंबवत लगेगा ना, तो यानी कि जब लंबवत लगता है तो आपको पता है कि वो क्या कहलाता है? शून्य कार्य कहलाता है। आपको पढ़ाए थे ना, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, तो ये क्या हो जाएगा? 0 जूल होगा। आप इसको अब ये नहीं लगिएगा आप इसको सॉल्व करने, है ना, तो गलत हो जाएगा। आप फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा mgh करके, है ना, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व बल के अधीन यहाँ कोई कार्य हुआ है, शून्य कार्य हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो उसके लंबवत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल 2 गुनी कर दी जाए तो उसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा, उसका भार 2 गुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, गतिमान वस्तु है तो यहाँ गतिज ऊर्जा के ही बारे में ही करेंगे। ठीक है, किनेटिक एनर्जी के बारे में ही करेंगे। तो होता है फॉर्मूला 1/2 mv², यही ना फॉर्मूला था। अगर यहाँ कह रहा है कि उसके चाल 2 गुनी कर दी जाए, यानी यहाँ पे क्या कर दिया जाए? 1/2 m2v² कर दिया जाए, तब क्या होगा? ठीक है, इसकी जगह 2v² कर दीजिएगा, तब क्या होगा? तो 1/2 m, ये कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 4 ना हो जाएगा, यानी इंटू 4 है। इसको अलग कर दिए। ठीक है, तो यानी यहाँ कितना दिख रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ग होते ही 4 गुना हो जाएगा, आप ऐसे ही समझ रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड, है ना, मतलब उनका द्रव्यमान बराबर है और उनका वेग इतना है और इतना है, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात, इनके गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो आपको गतिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला बताया है 1/2 mv²। तो यहाँ गतिज ऊर्जा इसकी वेलोसिटी है 3v, है ना, और दूसरा भी उसका भी समान द्रव्यमान है, मतलब इसका भी द्रव्यमान m मान लेते हैं, और उसकी गतिज ऊर्जा है, गति है कितना? 2v। ये तो पहले कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना हो जाएगा? 9v² बटा में 4v²। v² भी काट दीजिएगा, क्या बचेगा? 9:9:4। चलिए, अगला 6 नंबर कह रहा है कि किसी गतिमान पिंड का वेग आधा कर देने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो आधा करते ही आपको फॉर्मूला तो पता ही है पहले कि E बराबर 1/2 mv² होता है ना। E इक्वल टू E है 1/2 mv², आपको यही ना बताया है। तो यहाँ जब भी आधा कर दिएगा तो v का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा 1/2 mv²/4 आ जाएगा, मतलब चौथाई हो जाएगी, है ना। चलिए, 7 नंबर कह रहा है कि 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है। ठीक है, गतिज ऊर्जा दिया है 1 केजी की वस्तु की 1 जूल, तब इसका चाल क्या होगा? तो आपको गतिज ऊर्जा दिया है 1 जूल, तो आपको फॉर्मूला तो पहले कितना बार हम लोग देख चुके हैं कि E के बराबर होता है 1/2 mv²। इसका मान 1 दिया है, 1 जूल। 1/2 m तो निकालना ही है आपको, और यहाँ पे है ना, m दिया है, 1 केजी दिया है ना, तो 1 केजी दिया है, आपको भी निकालना है। ठीक है, भी निकालना है, ये जाके इसमें इंटू कर दीजिए, तो 2 बराबर आ जाएगा v², स्क्वायर आके रूट आएगा, तो रूट का
F2 का वैल्यू होता है कितना, याद है आपको, 1.4 है ना, 1.4 ही ना होगा, 1.4 मीटर पर सेकंड, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 केजी लोहे के एक गोले तथा 10.5 केजी एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर है, मतलब दो गोला है। ठीक है, अलग अलग क्या है, इनका द्रव्यमान है लेकिन दोनों का व्यास बराबर है। दोनों गोले को किसी मीनार से एक साथ गिराया गया है, वे गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊंचाई पर है, तब उसका इसमें क्या होगा, का नंबर कह रहा है त्वरण समान होगा, संवेग समान होगा, स्थिर ऊर्जा समान होगी, गतिज ऊर्जा समान होगी। तो देखिए कोई भी वस्तु ऊपर से जब गिरा रहे हैं, कहाँ से तो इनका द्रव्यमान अलग अलग है। पहला चीज है कि द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन व्यास बराबर है ना, दोनों का व्यास बराबर है, समान आकार क्या है ना। यानी कि जब एक मीनार से उसके गिराएंगे तो वो किसके विरुद्ध गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गिरेगा, और गुरुत्वाकर्षण के दिशा में गिरेगा, तो वहां गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होगा वो समान ही त्वरण होगा। ठीक है, तो 8 का ए नंबर हो जाएगा, क नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी, या 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहला चीज की 3 गुना कर दीजिएगा तो 3 गुना करते ही क्या हो जाएगा, संवेग यहाँ पे 3 गुना करते ही 9 गुना वो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ वर्ग हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी हो जाएगा ना। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसकी शक्ति निकालिए, आपको शक्ति निकालना है, पावर निकालना है, पी पावर। W बराबर आप फॉर्मूला पढ़े ना, P बराबर पढ़ेंगे ना W/T, यानी हो जाएगा 2500 और बटा में 500 आ जाएगा ना, 500 वाट। अब देखिए इसमें 500 वाट तो कहीं दिया नहीं है, 1000 से भाग कर दीजिए तो 1 किलोवाट में बदल जाएगा, क्योंकि किलोवाट में आंसर दिया है। 5 दूना 10 है ना, एक बार कटेगा तो कितना जाएगा, 0.5 किलोवाट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरना, इसमें पहला कह रहा है कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कार्य का ऐसे मात्रक यहाँ जूल होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। W भरेंगे। 3 नंबर कह रहा है कि किसी पिंड के विस्थापन 0 है और बल द्वारा उस पिंड पर लगाया गया कार्य क्या होगा, तो आपको पता है कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, तो जब विस्थापन 0 है तो कार्य भी 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें तो आपको ये पढ़ा रखे हैं, चैप्टर में ही बता रखे हैं कि तब उसमें ऊर्जा है ना, तब उसमें ऊर्जा है। अगला कह रहा है किसी वस्तु की गतिज और स्थिर ऊर्जाओं के योग को उनकी कुल क्या कहा जाता है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, है ना, यांत्रिक ऊर्जा ना कहते हैं, आपको परिभाषा में भी बता रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की दर को, ये भी आपको याद है कि शक्ति होता है, कार्य करने की जो दर होती है उसी को शक्ति कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मात्रक है, ये किसका मात्रक है, तो किलोवाट जो है आपको पहले ही बताना है कि वाट है ना, ये पढ़ा रखे हैं कि वाट में जब आवर से गुना हो जाएगा, है ना, तो वाट में आवर से गुना हो जाएगा तो एक तरह की वो ऊर्जा ही ना होगी, ऊर्जा, है ना, क्योंकि ये किलोवाट आवर को हम लोग जूल में कन्वर्ट किए थे ना याद में, तो जूल किसका ऐसे मतलब होता है, ऊर्जा का या कार्य का। चलिए कह रहा है जूल ऊर्जा का बहुत खाली स्थान मात्रक है, जबकि 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का कैसा मात्रक है, तो ये जो होता है जूल जो होता है बहुत छोटा मात्रक होता है, ये छोटा मात्रक है, ये छोटा लिख देंगे, और ये कैसा मात्रक है, किलोवाट आवर, ये बड़ा मात्रक होता है। आपको बताया था ना कि 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, है ना। चलिए अगला 9 नंबर कह रहा है कि खाली स्थान दिया है कि ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश, तो किसका, ऊर्जा का, है ना, ऊर्जा का ना उत्पत्ति की जा सकती है ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। अगला 10 नंबर कह रहा है कि
रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव क्या रहता है? तो ये क्या रहता है? तो हमेशा अचर रहता है। चलिए 1 जूल, तो जूल आपको याद है, तो जूल कैसे प्राप्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए, जूल ऐसा ही मात्रक होता है आपका, किसका होता है? तो कार्य का, और कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो ये तो 1 मीटर विस्थापन दिख रहा है, तो यहाँ बल होगा, यानी ये क्या होगा? 1 न्यूटन। चलिए अगला 1 वाट। तो 1 वाट, तो वाट किसका ऐसा ही मात्रक होता है? शक्ति का। और शक्ति कैसे निकलता है? तो शक्ति जब कार्य में जब समय से भाग करते हैं, तो यहाँ कार्य क्या होगा? तो यहाँ 1 दिया है, तो 1 जूल भरेंगे ना, तो 1 जूल पर सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? 1 वाट होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। चलिए अब इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कब कहते हैं कि कार्य हुआ है? तो आपको पता ही है कि कार्य कब कहलाता है? कि जब वस्तु पे बल लगे और वस्तु विस्थापित होते हैं। लिखा हुआ है, आप इसको आंसर में लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगे और वस्तु बल लगने से क्या हो? विस्थापित हो, तो हम कह सकते हैं कि कार्य किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य का व्यंजक। तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि W बराबर F इंटू एस होता है, इसको लिख देना है। ठीक है, और विस्थापन की दिशा में हो रहा है, बल के दिशा में विस्थापन हो रहा है, यानी यहाँ धनात्मक कार्य हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं। अगला 3 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसके गतिशील किया जाता है ना, 5 न्यूटन का बल लगा के उस पर गतिशील किया जा रहा है। यदि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति पर वापस लौट आए तो किया गया कार्य। तो जब वापस लौट आएगा तो विस्थापन, जब कोई वस्तु यहाँ से चली, मान लीजिए ए स्थान से चल रही है, बी स्थान पे आ रही है, और फिर बल लगने के कारण वो क्या वापस आ जा रही है उसी स्थान पे, तो यहाँ तो विस्थापन शून्य हुआ ना। यहाँ जो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया, मतलब एस जो हो गया यहाँ 0 हो गया, 0 मीटर हो। तो विस्थापन जब शून्य हो गया, आपको फॉर्मूला पता है कि W बराबर F इंटू एस। तो बल 5 न्यूटन लग रहा है चाहे 50 न्यूटन लग रहा है, विस्थापन आपका जब 0 होगा तो 5 में 0 से गुना करेगा तो 0 ही आएगा, यानी कि यहाँ कार्य क्या होगा? 0 जूल का कार्य होगा, है ना, शून्य होगा। अगला 1 जूल को परिभाषित करें, तो इसमें लिख सकते हैं कि 1 जूल, इसको किस तरह से लिखिएगा? यहाँ इसका क्या लिखिएगा कि 1 जूल जो होता है क्या होगा? तो ये आपको पता है कि जूल जो होता है कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है। तो क्या हुआ कि जब किसी पिंड पर 1 न्यूटन बल लगे और वो 1 मीटर विस्थापित हो, तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर कार्य 1 जूल हुआ है। इस पर इस तरह लिख दीजिएगा कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगे और वो 1 मीटर विस्थापित हो, तो वहां कह सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसका, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगे तथा वह 1 मीटर बल के दिशा में विस्थापित हो, तो 1 जूल कार्य होगा, 1 जूल कार्य होगा। तो ये इसको परिभाषित कर दिए। ठीक है, ये या शॉर्ट में भी यहाँ लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है ना, धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, जब एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आकर गिरता है, तो पिंड का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, तो क्षैतिज रेखा पर स्थित पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ भी वही काम हो रहा है। यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर ऊपर था ना, और जिसमें 5-3 में, उसी तरह यहाँ जहाँ पिंड था फिर उसी जगह पे आ गया था। यहाँ भी जब विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए ग्रह का गुरुत्व त्वरण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ जब पृथ्वी किसी वक्र पथ पे, है ना, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उपग्रह का, तो ये भी उपग्रह जो होंगे यहाँ भी कार्य आपका शून्य होगा, क्योंकि वो जो होंगे एक दूसरे के लंबवत कार्य, एक दूसरे के लंबवत होंगे, है ना। जब कार्य वहां होगा, है ना, जब कार्य होगा
तो कैसा कार्य होगा? तो शून्य कार्य होगा, क्योंकि उपग्रह पर गुरुत्व बल और उपग्रह का विस्थापन हमेशा एक दूसरे के लंबवत होता है। तो जहां भी लंबवत होगा वहां क्या होगा? कार्य शून्य होगा। तो इसमें भी आप शून्य कार्य ही कहेंगे। 7 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो तो चाहे उस पर बल कार्य कर रहे हो। क्या आप इससे सहमत हैं? बताइए क्यों। हाँ, तो देखिए त्वरण शून्य हो सकता है, किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो। तो हाँ, इससे हम सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? क्योंकि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला सभी बलों का परिणामी शून्य हो, है ना, बल जब शून्य होगा तो उसमें त्वरण भी शून्य उत्पन्न होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखे। तो गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक यहाँ फॉर्मूला लिखना है। आपको ई के बराबर फॉर्मूला बता दिए हैं 1/2 mv², जहाँ m जो है द्रव्यमान है और v क्या है? उसका वेग है। अगला क्वेश्चन का आ रहा है कि क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऋणात्मक मान, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है ना, तो गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा ऋणात्मक होगा ही नहीं, हमेशा धनात्मक होगा। ऊपर की ओर फेंकी गई, चाहे ऊर्जा आपकी कोई भी हो, है ना, धनात्मक ही होगा। गतिज या स्थितिज, गति सॉरी ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु में जैसे जैसे वह ऊपर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है या कमी आती है। तो जब वो नीचे से ऊपर की जाएगी, जैसे जैसे आएगी, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रही है, इसलिए उसका गति जो होगा आगे क्या होगा? कम होता जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा में कमी आती जाएगी, क्योंकि वो गतिज ऊर्जा में कमी आती जाएगी, यहाँ कमी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि समान द्रव्यमान के दो वस्तुओं की ऊंचाई h और h ऊंचाई पर रखा गया है। ठीक है, h और h ऊंचाई पर रखा गया, उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। तो दोनों के स्थितिज ऊर्जा का अनुपात जब आपको निकालना है, तो पहले का स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mg और h की जगह होगा h, लेकिन इसमें mg और h की जगह होगा 2h। तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये कट गया, यानी 1:2। समझ गया ना, यहाँ से 1:2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दोनों के स्थितिज ऊर्जा का अनुपात, ये लिख के आप लिख दीजिएगा। क्या किसी वस्तु की ऋणात्मक हो सकती है? नहीं, कभी भी ऊर्जा है इसलिए ऋणात्मक नहीं होगा। अगला कार्य है ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। तो कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। आपको परिभाषा बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिरते जाता है, गिरते समय किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है? तो वहां गिरते समय स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण है ना, गतिज ऊर्जा में हो रहा है। ठीक है, वो नीचे की तरफ आ रही है, गति कर रही है, लेकिन वहां स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अगला कह रहा है मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड धरती तक पहुंचते पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है ना? तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो यहाँ लिखिए कि इसे लिख सकते हैं कि पिंड की गतिज ऊर्जा ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो इसमें भी आप उसी तरह लिख दीजिए, 14 नंबर में भी इसी तरह लिख दीजिए। यहाँ भी जो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वहां क्या हो रहा है कि वहां जो गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा है, वो क्या हो जा रहा है? तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जा रहा है। ठीक है, तो वो स्थित ऊर्जा में ही आएगा, है ना, और उसकी गतिज ऊर्जा और गति उसकी और बढ़ते जाएगी, कोई पिंड ऊपर से नीचे आएगा तो इसमें उसमें भी कुछ 14 नंबर में आप यही लिखिएगा कि पिंड की गतिज ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसमें भी यही है। चलिए अगला कह रहा है 16 नंबर कि शक्ति क्या है? तो शक्ति आप लिख सकते हैं कि शक्ति जो होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला कह रहा है 1 वाट, है ना, यहाँ लिख सकते हैं ना कार्य करने की दर को शक्ति, यहाँ लिख दीजिएगा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें। तो लिख सकते हैं कि जब 1 सेकंड समय में 1 जूल कार्य हो 1 जूल कार्य हो तो 1 वाट शक्ति खर्च होगी।
1 वाट शक्ति खर्च होगी। यानी क्या, यानी इसका मतलब हुआ कि 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटा 1 सेकेंड। अगला कह रहा है 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित करें। तो 1 किलोवाट घंटा में भी लिखिएगा कि इसी तरह आप लिखिएगा कि 1 किलोवाट, है ना, 1 किलोवाट घंटा का मतलब है कि 1 किलोवाट जो है शक्ति उत्पन्न हो रही है 1 घंटा में, है ना। एक किलोवाट जो है शक्ति उत्पन्न हो रही है 1 घंटा में, तो वहां जो 1 किलोवाट आवर होगा। ठीक। अगला कह रहा है 1 किलोवाट की दर, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटा में व्यय हुई ऊर्जा कितने किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर ही होगी, खाली इसमें इंटू कर देंगे। ये आपको बता रखे चैप्टर में भी। ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो व्यक्ति 50 केजी द्रव्यमान की दो वस्तुओं को अलग अलग समय 2 मिनट और 5 मिनट में 50 मीटर ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो उन व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य किसका अधिक होगा। तो देखिए, जब कार्य दोनों एक ही कर रहे हैं कि 50 मीटर ऊंचाई तक ही ले जा रहे हैं और दोनों 50 केजी के द्रव्यमान की ही वस्तु को ले जा रहे हैं, समय इसमें समय से निर्भर नहीं करता है, कार्य जो होता है समय पर निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ जो किया गया कार्य होगा समान कार्य होगा, है ना, लिए किया गया कार्य समान होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मशीन पे इतना जूल कार्य करने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो शक्ति निकालना। तो पी बार आप फॉर्मूला जानते हैं ना, W/T, यानी 5000 बट्टा 10 कट जाएगा 500, ये शक्ति है ना, पावर। तो पावर का ये सही मात्रक होता है वाट, या जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते थे। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गए। अब इसमें आगे देखते हैं। चलिए अब लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान के दृष्टि से कार्य जो परिभाषित है उसके अनुसार निम्नलिखित के बताने हैं कि ये जो है ये किस तरह के कार्य है कि नहीं है, इसमें से ये देख के आपको बताना है। उषा एक तालाब में तैर रही है, क्या यह कार्य है। तो हाँ, यह एक कार्य है। हाँ। एक घोड़े के पीठ पर बोझ उठा रखा है, घोड़ा जो है एक पीठ पर बोझ उठा रखा है, तो वो क्या कार्य हो रहा है, वहां नहीं हो रहा है। अगर एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है, यहाँ एक कार्य हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पौधे की हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो ये क्या कार्य है। तो ये भी कार्य नहीं है, यहाँ भी कार्य नहीं हो रहा। एक इंजन ट्रेन को खींच रही है, तो क्या यह कार्य हो रहा है। तो हाँ, यह तो एक कार्य हो रहा है ना। चलिए, अनाज के दाने धूप में सूख रहे हैं, तो अनाज के दाने जब धूप में सूख रहे हैं तो उसमें कोई कार्य हो रहा है। तो यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगला कार्य कि एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो ये कार्य हो रहा है। तो हाँ, ये भी कार्य हो रहा है, क्योंकि वहां हवा के कारण जो है नाव गतिशील हो रही है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु मेज पर किसी ए बिंदु से बी बिंदु तक जाती है। मतलब कोई 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, ए से बी बिंदु तक जाती है, उसका द्रव्यमान 10 केजी है। मान लीजिए इस बिंदु की कुछ दूरी होगी, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो पहला चीज की, जब गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य होगा, तो जब ये इसके लंबवत होगा तो यहाँ कार्य शून्य होगा। तो इसके उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो लिख देंगे गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि यहाँ ए और बी बिंदु से विस्थापन गुरुत्व बल के लंबवत दिशा में हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन होता है, इसका व्याख्या करें, है ना। तो हाँ, इसमें विस्थापन होगा। क्यों होगा, क्योंकि बल की अनुपस्थिति में भी पिंड का विस्थापन हो सकता है। बल की अनुपस्थिति में पिंड का विस्थापन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि बल की अनुपस्थिति में पिंड का त्वरण शून्य होगा और पिंड जो होगा वेग उसका गतिशील रहेगा, है ना। तो यह हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम में पढ़े हुए थे। ठीक है, कि जब उसमें कोई बाहरी बल ना लगे या कोई अलग से बल ना लगे, तो कोई भी पिंड क्या होता है, वो गतिशील ही रहता है, कभी भी नहीं रुकता है। तो त्वरण शून्य हो, जब वो पिंड चल रहा है, तो वो एक समान गति से ही गति करते रहेगा। ठीक है। अगला कह रहा है 4 नंबर की कोई मनुष्य किसी बोझ को अपने सिर पर आधे घंटे तक उठा रहा है और थक जाता है, क्या इसमें कोई कार्य हो रहा है। नहीं, यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है।
यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। तब अब आप सोचिए वो थक क्यों जा रहा है ना। पहला चीज कि वहाँ विस्थापन शून्य है, वो कहीं नहीं ले जा रहा है, इसलिए इस स्थिति में उसका कार्य जो होगा शून्य होगा। ठीक है, जब विस्थापन शून्य है वो क्या हो जाएगा, कार्य शून्य होगा। तो आगे आपको बताएंगे, इसमें आगे इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं कि क्यों उसको थकान हो जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन भी है आगे, उसको देखेंगे। 5 नंबर में कह रहा है कि m द्रव्यमान की वस्तु और उस पे बल F लग रहा है और वो विस्थापन S हो रहा है। तो इसमें बताना है, 3 आकृतियां दी हैं, इसमें देखना है कि किस पे शून्य कार्य हो रहा है, किस पे आपका धनात्मक हो रहा है, कहाँ ऋणात्मक हो रहा है। तो यहाँ देखिए लंबवत दिशा में बल ऊपर की तरफ है, विस्थापन इधर है, लंबवत है ना एक दूसरे के, तो लंबवत है, तो यहाँ कार्य कैसा कार्य हो रहा है, में शून्य कार्य हो रहा है, शून्य कार्य हो रहा है, यहाँ लिख दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए इसी जिधर बल लगा रहा है उसी दिशा में यहाँ विस्थापन हो रहा है, यानी यहाँ धनात्मक कार्य हो रहा है, और ये विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए यहाँ ऋणात्मक कार्य हो रहा है सी नंबर में। चलिए अगला 6 नंबर का आ रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसका वेग दोगुना करने पर, है ना, गतिज ऊर्जा कितना प्रभावित होगा, है ना। कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर या उसका वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना प्रभावित होगा। तो देखिए जब ई के बराबर, हम लोग पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो अगर द्रव्यमान दोगुना कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना बढ़ेगा, और वेग 2 गुना कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा। अगर दोनों कर दिए तो ये 8 गुना अधिक हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना बात को। अगर इस पे 2m कर दीजिएगा और यहाँ भी 2 भी कर दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना ये 8, मतलब ये 8 गुना बढ़ जाएगा। और अगर सिर्फ द्रव्यमान को बढ़ाते हैं, द्रव्यमान को बढ़ाते हैं, 2 गुना करते हैं, तो इसका वेग गतिज ऊर्जा भी 2 गुना होगा। अगर वेग 2 गुना करते हैं तो इसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और दोनों कर देंगे तो 8 गुना हो जाएगा। इसलिए क्यों ये बोले, क्योंकि यहाँ या दिया है, या मतलब या तो ये हो या तो ये हो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है तब उसकी चाल क्यों बढ़ा देता है, मतलब उसका चाल जो है वो क्यों बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि उसको पहाड़ी पे चढ़ना है, ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ना है ना। तो इसलिए वहां इस तरह लिख सकते हैं कि जब चालक वाहन को पहाड़ी पर चढ़ाता है तब वाहन की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा की कीमत पर बढ़ती है ना, उसकी गतिज ऊर्जा की कीमत पर बढ़ती है। अतः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण गतिज ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए चालक वाहन की चाल को बढ़ाता है। ठीक है, उसकी कमी को, गतिज ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए उसकी चालक चाल को बढ़ाता है। अगला कह रहा है मुक्त रूप से गिरता हुआ एक पिंड स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होते जाता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन करता है, कारण बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पिंड जो है ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाए। क्योंकि जब ऊपर से नीचे पिंड गिरेगा तो उसकी गति बढ़ती जाएगी, है ना, पहले भी आपको बता रखे थे अभी क्वेश्चन सब में। ठीक है, तो यहाँ गति बढ़ती जाएगी, इसलिए उसका स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होते जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी सी चट्टान को ढकेलते हैं तो हम उसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आपसे वो नहीं हिलता है। तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली गई। तो देखते हैं कि हम जब उसको धक्का लगाते हैं तो हमें थकान हो जाता है। ये आपको अभी ऊपर बोले थे ना, अभी बाकी पहले क्वेश्चंस में आपको बोले थे कि आगे ये आएगा, हम आपको बताएंगे। तो आपको थकान हो जाता है। थकान इसलिए होता है क्योंकि आपका ऊर्जा हुआ, जो आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो उसका भी रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, तो कैसा ऊर्जा हो रहा है, तो वो उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही है ना, वो उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है और आपको थकान महसूस होने लग जाता है। इसका यहाँ लिख सकते हैं, हाँ इस अवस्था में भी ऊर्जा का स्थानांतरण, है ना, या रूपांतरण होता है, इसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो पहला चीज कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी मांसपेशी, है ना, हमारे शरीर, हमारा पैर जो होता है, हमारे शरीर की रासायनिक ऊर्जा पैडल घुमाती है, जिसे उसे यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है ना। हमारी रासायनिक ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में। और फिर जो हमारी वो यांत्रिक ऊर्जा के कारण जो पैडल घूम रहा है, और पैडल के कारण, पैडल घूमने के कारण उसके चक्के घूम रहे हैं, और चक्के किस में आ जा रहे हैं, गतिज ऊर्जा में आ जा रहे हैं, वो गति करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी पेशियों में
संचित रासायनिक ऊर्जा, मतलब हमारे अंदर की जो रासायनिक ऊर्जा पेंडल को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है, और जब पेंडल और फिर इस ऊर्जा को साइकिल के चक्कों को गतिज ऊर्जा प्राप्त होता है ना। उससे हमें क्या, साइकिल के चक्के क्या हो जाते हैं, गति करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक बैटरी बल्ब जलती है, इस प्रक्रम में ऊर्जा का परिवर्तन का वर्णन करें। तो उसमें भी जो बैटरी में होगा वो रासायनिक ऊर्जा संचित रहेगा, और रासायनिक ऊर्जा वो जब बल्ब जलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में। और वो बल्ब जब जलता है तो बल्ब जलने के कारण जो ऊर्जा कन्वर्ट होती है वो किसमें, प्रकाश ऊर्जा में हो जाती है, और ऊष्मा ऊर्जा में। गर्म भी होता है तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट। तो देख सकते हैं कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, जब बल्ब जलता है तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में के रूप में, और फिर वो बल्ब जलने के कारण जो विद्युत ऊर्जा होगा वो किसमें, प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर से जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलक करने लगता है। इसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तन की चर्चा करें। गोलक कुछ समय के पश्चात विराम में अवस्था में क्यों आ जाता है, अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है। तो कहने का मतलब एक ऐसे दोलक, मतलब इस तरह के घूमने वाला पेंडुलम तरह का है, ये ऐसे गति कर रहा है। तो हम लोग जब इसको छोड़ेंगे ना, इधर से छोड़ेंगे तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे करके कुछ समय पश्चात फिर वो क्या हो जाता है, स्थिर यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, यही पूछ रहा है इसमें। तो देखिए ये जो है, इसमें इस तरह लिख सकते हैं कि जब सरल गोलक है ना निर्वात में दोलन करता है तो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतर होना, मतलब गतिज से स्थितिज ऊर्जा में आता है, स्थितिज से गतिज ऊर्जा में आता है। तो परंतु गोलक के कुल यांत्रिक ऊर्जा, आपको पता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से वो संरक्षित रहता है, तो लिख सकते हैं अर्थात उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहेगा, है ना। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो दोनों का योग होता है, वो हमेशा नियत रहेगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। परंतु गोलक जो है वायु में गति कर रहा है, तो वायु के कारण जो घर्षण होगा उसके विरुद्ध वो कार्य कर रहा है, जिसके कारण वो गतिज ऊर्जा जो है या स्थितिज ऊर्जा में जो रूपांतरण हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके पश्चात तो क्या हो जाएगा, कुछ समय पश्चात तो क्या हो जाता है, विराम की अवस्था में आ जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कार्य, ऊर्जा और शक्ति में अंतर बताया। तो तीनों का आप परिभाषा लिख देंगे, क्योंकि अब देखिए अब ये वीडियो लंबी होती जाए तो इसी को यहीं पे एंड करते हैं। आगे अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस है और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स है, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।